हिंदुस्तान की सियासत के दो अलग अलग मोर्चे, दो पड़ोसी राज, लेकिन जंग एक, सत्ता की जंग। एक तरफ है पश्चिम बंगाल, जहां चुनावी जीत के लिए बिसात की गोटियों को ही बदलने का खेल चल रहा है, और दूसरी तरफ है बिहार, जहां वोटरों को लुभाने के लिए वादों का ऐसा ऐसा इंद्रधनुष दिखाया जा रहा है जिसकी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बंगाल में लड़ाई चुनाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करने की है, तो बिहार में सीधे जंग मतदाताओं की उम्मीदों को खरीदने की। एक जगह एसआईआर नाम का 3 अक्षरों का शब्द सियासी भूचाल ला रहा है, तो दूसरी तरफ जगह प्रण के नाम पर सपनों का सौदा हो रहा है। आज हम इन्हीं दो कहानियों की गहराइयों में उतरेंगे। हम पड़ताल करेंगे कि कैसे बंगाल में लोकतंत्र की बुनियाद यानी वोटर लिस्ट एक राजनीतिक महाभारत का अखाड़ा बन गई है, और कैसे बिहार में तेजस्वी यादव के जादुई पिटारे ने सत्ताधारी एनडीए के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरब की राजनीति के इन दो बड़े घटनाक्रम का विश्लेषण। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अंत तक देखें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक एक लाइक और एक एक शेयर हम लोगों को मोटिवेशन देता है और हम लोगों की मेहनत को दिखाता है कि हम लोग कामयाबी की राह पर हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी का केंद्र है पश्चिम बंगाल। यहाँ 2026 के विधानसभा चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन उसका ट्रेलर आज से ही शुरू हो गया है, और इस ट्रेलर का नाम है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब आप कहेंगे कि ये तो चुनाव आयोग का एक समान काम है। हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है, नए नाम जोड़े जाते हैं, जो गुजर गया है या कहीं चला गया है तो उन नामों को हटाया जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन बंगाल की जमीन पर यही समान प्रक्रिया एक असाधारण राजनीतिक बवंडर की तरह बन गई है। एक ऐसा बवंडर जिसके एक छोर पर खड़ी हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरे छोर पर है चुनाव आयोग और केंद्र सरकार। इस पूरे खेल की शुरुआत हुई है 24 अक्टूबर की रात को। चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि वो बंगाल में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के शुरू होने से महज कुछ घंटे पहले कोलकाता के सत्ता के गलियारों में एक प्रशासनिक सुनामी आ गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक ही झटके में 527 से ज्यादा अधिकारियों के तबादले और आदेश जारी कर दिए। ये कोई मामूली क्लर्क या कर्मचारी नहीं थे, वे या तो वो सेनापति थे जिनके कंधों पर निष्पक्ष चुनाव कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिलों के डीएम जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, यानी एडीएम, एसडीओ और बीडीओ, जो गांव-गांव जाकर वोटर लिस्ट का काम जमीनी स्तर पर देखते हैं, उन सबको बदल दिया गया। यहां तक कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चर्चित कमिश्नर धवल जैन से लेकर विभागों के सचिवों तक की उनकी कुर्सियों से हिला दिया गया। सवाल खड़ा होता है कि ऐसी कौन सी आपात स्थिति आ गई थी कि एक बेहद संवेदनशील चुनावी प्रक्रिया के ठीक पहले पूरी प्रशासनिक मशीनरी के पुर्जे ही बदल दिए गए। यहीं से इस कहानी में सियासत की एंट्री होती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे ममता सरकार का रूटीन ट्रांसफर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद पर किया गया एक सोचा समझा हमला करार दिया है। बीजेपी के नेता फौरन दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्यालय पहुंचे और एक विस्तृत शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप बेहद संगीन था। बीजेपी का कहना है कि ममता सरकार ने जानबूझकर अपने वफादार और पसंदीदा अधिकारियों को उन जगहों पर तैनात किया है जहां वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप है। विपक्ष का आरोप यह भी है कि इन अधिकारियों को 3 मुख्य टारगेट दिए गए हैं। पहला, फर्जी दस्तावेज के सहारे लाखों की संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाना। दूसरा, बीजेपी के पारंपरिक और मुखर समर्थकों के नाम छोटी मोटी तकनीकी खामियों का बहाना बनाकर लिस्ट से गायब कर देना। और तीसरा, पूरी प्रक्रिया को इतना पेचीदा और मुश्किल बना देना कि आम आदमी अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ने से पहले ही थककर हार मान ले। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इन आरोपों से ममता बनर्जी घिर जाएंगे, तो आप उन्हें जानते नहीं हैं।
उन्होंने एक जोरदार पलटवार किया है और लड़ाई का पूरा रुख ही मोड़ दिया। ममता ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को ही एक हिडन NRC यानी छुपा हुआ NRC बता दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि ये वोटर लिस्ट की सफाई के नाम पर गरीबी, दलितों, आदिवासियों और खासकर अल्पसंख्यकों को उनके वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की केंद्र सरकार की गहरी साजिश है। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, जैसे हमने बंगाल में NRC लागू नहीं होने दिया, वैसे ही हम SIR को भी लागू होने नहीं देंगे। अगर किसी एक की भी असली नागरिक का नाम कटा तो पूरे बंगाल की सड़कों पर जन आंदोलन होगा। और ममता बनर्जी आंदोलन की धमकी देती हैं तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। देश भूला नहीं है कि कैसे शारदा घोटाले में जब CBI तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने पहुंची थी तो मुख्यमंत्री खुद सड़क पर धरने पर बैठ गई थी। देश ये भी नहीं भूला है कि कैसे संदेश खाली में ED की टीम पर जानलेवा हमला हुआ था। ये ममता बनर्जी का सिग्नेचर स्टाइल है, किसी भी संस्थागत लड़ाई को सड़क की लड़ाई में तब्दील कर देना। तो सवाल यह है कि सच किसके साथ है? क्या ममता बनर्जी वाकई गरीबों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, या वो 2026 के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में अपने हिसाब से फेरबदल करके अपनी जीत की किलेबंदी कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब चुनाव आयोग को खोजना है। संविधान का आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए असीमित शक्तियां देता है। क्या आयोग इन तबादलों को रद्द करेगा? वैसे इलेक्शन कमीशन पर भी तो आरोप है कि वो जो है तो सरकार के साथ जुड़े हुए उनकी हर गलत चीजों को मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। क्या बंगाल में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की फौज उतारकर इस प्रक्रिया की निगरानी करेगा? ये लड़ाई अब बंगाल के भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। तो ये थी बंगाल की कहानी, जहां लड़ाई इस बात पर है कि वोटर लिस्ट में किसका नाम रहेगा और किसका कटेगा, यानी चुनाव जीतने की प्रक्रिया पर कब्जे की लड़ाई। अब चलिए बंगाल में के पड़ोसी राज्य बिहार, जहां एक अलग ही किस्म की जंग छिड़ी हुई है। यहाँ लड़ाई प्रक्रिया की नहीं बल्कि प्रण की है। यहाँ वोटरों से ऐसे ऐसे वादे किए जा रहे हैं जो किसी भी सरकार का खजाना खाली कर सकते हैं। बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव ने तेजस्वी प्रण के नाम से एक ऐसा घोषणा पत्र जारी किया है जिसे कुछ लोग जादुई चिराग कह रहे हैं तो कुछ मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इस घोषणा पत्र के जरिए तेजस्वी ने बिहार के हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का वादा किया है और इन्हीं वादों ने एनडीए खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। चलिए इस पत्र के सबसे बड़े वादों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा वादा, हर उस परिवार में एक सरकारी नौकरी जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है। तेजस्वी का दावा है कि सरकार बनने के 20 महीने के अंदर ये वादा पूरा कर दिया जाएगा। ये एक ऐसा वादा है जो बिहार के लाखों बेरोजगारों, युवाओं और उनके परिवारों के लिए किसी हसीन सपने के सच होने जैसा है। लेकिन बीजेपी ने तुरंत सवाल दागा कि कैसे इतनी नौकरियां आएंगी कहां से और इनकी तनख्वाह देने के लिए लाखों करोड़ों बजट कहां से आएगा। और दूसरा वादा जो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है, हर भूमिहीन SC, ST, OBC और पिछड़े वर्ग के परिवार को गांव में 5 डेसिमल और शहर में 3 डेसिमल जमीन देना। ये वादा उस बिहार में किया गया है जहां कुछ ही दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जमीन की कमी के कारण हम बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगा पाते हैं। तो सवाल ये है कि झारखंड, बिहार और भी कई स्टेट है जहां 1 रुपए में जो जमीन अडानी को दी गई है वो जमीन कहाँ की है, कैसे दी गई है? अगर जमीन नहीं है तो दी कैसे गई है तभी तो दी गई है। तो सवाल है कि एक तरफ उद्योग के लिए जमीन नहीं है और दूसरी तरफ लाखों परिवार को जमीन बांटने का वादा, ये दोनों बात एक साथ पूरी होंगी। और तीसरा वादा शायद सबसे क्रांतिकारी वादा है, सरकारी भर्तियों में NFS यानी नॉट फाउंड सुटेबल, उपयुक्त नहीं पाए गए के नियम को ही खत्म कर देना। ये एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
सालों से आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार शिकायत करते थे कि उन्हें जानबूझकर एनएफएस बताकर सीटें खाली छोड़ दी जाती हैं। इस एक वादे से तेजस्वी सीधे नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय वाले कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की बहाली, 25 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए करना जैसे कई लोग लुभावन वादे इस पिटारे में शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि इन वादों के जवाब में एनडीए ने क्या कहा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इस घोषणा पत्र को खोखले दावों का पुलिंदा बताया है और लालू राबड़ी के 15 साल के शासन की याद दिलाई। लेकिन उनकी इस आलोचना में वो धारा नहीं दिखी जिसकी उम्मीद थी। उन्होंने ये तो कह दिया कि वादे झूठे हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि क्यों। और अब आते हैं सबसे बड़े और असली सवाल पर, पैसा। क्या बिहार के पास कोई अलादीन का चिराग है? एक राजस्व घाटे वाला राज्य जो केंद्र की मदद पर बहुत हद तक निर्भर है, वो इन योजनाओं के लिए हजारों लाख करोड़ों रुपए लाएंगे कहां से? तेजस्वी कहते हैं कि उनके पास ब्लूप्रिंट है, लेकिन वो ब्लूप्रिंट जनता के सामने क्यों नहीं है? क्या ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है कि हम कर देंगे? कैसे करेंगे ये बाद में सोचेंगे। तो आज आपने सियासत के दो अलग अलग चेहरे देखे। एक तरफ बंगाल है, जहां चुनाव जीतने के लिए संस्थाओं, नियमों और प्रक्रियाओं को ही अपने हिसाब से तोड़ने मोड़ने की कोशिश हो रही है, जहां लड़ाई इस बात की है कि वोट डालने का अधिकार किसे मिलेगा और किसे नहीं। ये लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक खेल है, जहां नियम बनाने वाले ही खिलाड़ी बन गए हैं। तो दूसरी तरफ बिहार है, जहां लोकतंत्र का उत्सव वादों के बाजार में तब्दील हो गया है, जहां पार्टियों में इस बात की होड़ लगी हुई कि कौन ज्यादा बड़े और असंभव सपने बेच सकता है। यहाँ व्यवहारिकता और आर्थिक अनुशासन की बातें बेमानी लगती हैं। दोनों ही कहानियां आज के भारत की राजनीति का एक आईना है। एक तरफ सत्ता पर काबिज रहने के लिए किसी भी हद तक जाने की रणनीति, तो दूसरी तरफ सत्ता में आने के लिए किसी भी वादे को करने की मजबूरी। इन दोनों ही जंगों के बीच में पिस रहा है आम नागरिक, आम वोटर। एक तरफ सोचता है कि इनके साथ जाएंगे तो हमारे सपने सच होंगे, दूसरी तरफ उनको केंद्र का सोचता है कि इनके तरफ जाएंगे तो हमारे सपने सच होंगे। लेकिन सोचिए, जब ये सपने पूरे नहीं होंगे तब वो उन जनता पर क्या गुजरेगी, वो जनता क्या करेगी। आम वोटर, बंगाल का वोटर इस चिंता में है कि कहीं उसका नाम ही लिस्ट से न कट जाए, और बिहार का वोटर इस उलझन में है कि इन सुनहरे वादों पर यकीन करे या ना करे। आने वाले दिन ये सब तय करेंगे कि बंगाल में चुनाव आयोग की साख दांव पर लगेगी या ममता बनर्जी की रणनीति कामयाब होगी। और बिहार की जनता तय करेगी वो प्रण के सपनों पर भरोसा करती है या एनडीए के अनुभव पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी राजनीति प्रक्रियाओं पर कब्जे और खोखले वादों के इस चक्रव्यूह से कभी बाहर निकल पाएगी जी? इसका जवाब भी आने वाला भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही सोचने पर मजबूर कर देने वाली खबरों के साथ। आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।